हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एसर 2.0 में। लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम नर्सिंग से संबंधित जो क्वेश्चन जो आपके एएनएम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसके लिए, और जो आपका ये मुख्य सेविका का क्लास है उसके लिए भी, एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा। अगर आंसर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सके, क्योंकि इस चैनल पर आपका यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्ज़ाम जो होगा उसकी सारी कक्षाएं इसी चैनल पे चलेंगी। तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य क्या होता है? मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन का पाचन। ऑप्शन बी, डीएनए और आरएनए का संश्लेषण, दृष्टि से संबंधित, या फिर हड्डी को स्वस्थ रखने में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि इस विधि में मोहल्लों में पाइप की उप शाखाओं से पानी का कनेक्शन किया जाता है। वह कौन सी ऐसी विधि है जिसके द्वारा मोहल्लों में पाइप की उप शाखाओं से पानी का कनेक्शन दिया जाता है? मिड प्रणाली, वृत्ताकार प्रणाली, वृक्ष प्रणाली, या फिर विकीर्ण प्रणाली। तो प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृक्ष प्रणाली। प्रश्न नंबर 3, डायफ्राम क्या है? डायफ्राम क्या है? तो यह एक प्लास्टिक का बना छल्ला होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। डायफ्राम प्लास्टिक का बना एक छल्ला होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, निम्न में से किस यंत्र द्वारा घर में सबसे ज़्यादा श्रम की बचत की जाती है? वह कौन सा ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा घर में सबसे ज़्यादा श्रम की बचत की जाती है? अलमारी, गीजर, मिक्सर पाउडर, या फिर वैक्यूम क्लीनर। तो प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वैक्यूम क्लीनर। ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, मोलर गर्भाधारण की जटिल स्थिति क्या है? तो मोलर गर्भाधारण की जटिल स्थिति गर्भाशय रूपांतरण। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगर आपको आंसर पता है तो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बता दिया करिए। कोई बच्चा कमेंट नहीं करता है। आपसे बार बार यही प्रश्न कहा जाता है कि अगर प्रश्न आपको अच्छे लगे तो आप ज़रूर उस आंसर आपको पता हो तो ज़रूर आंसर कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए। इससे हमको भी लगता है कि हाँ, बच्चे कितना जानते हैं, कहाँ कमी रह गई है, उससे सुधार किया जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, गर्भावस्था में मॉर्निंग सिकनेस का उपचार निम्नलिखित साधारण मेजरमेंट द्वारा किया जाता है। वह कौन सा ऐसा साधारण मेजरमेंट है जिसे मॉर्निंग सिकनेस का उपचार किया जाता है? तो प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में कम तथा बार बार भोजन करें। अगर गर्भावस्था में मॉर्निंग सिकनेस है तो उसके उपचार के लिए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कम होना है और बार बार भोजन करना, ये उपचार है उसका। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा प्रसवोत्तर अवसाद माँ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भ्रम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का कि प्रश्न इसमें से कौन सा प्रसवोत्तर अवसाद द्वारा माँ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो भ्रम की स्थिति जो होती है वो माँ द्वारा प्रदर्शित की जाती है। प्रश्न नंबर 8, गर्भपात को भ्रूण के निष्कासन के रूप में परिभाषित किया गया है। 8 नंबर का जल्दी से आंसर बताएं। जीवन क्षमता से पहले, गर्भावस्था का 28 सप्ताह पहले, गर्भावस्था का 28 सप्ताह बाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। गर्भपात को भ्रूण से निष्कासन के रूप में सही क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 8 का सही हो जाएगा गर्भावस्था के 28 सप्ताह पहले। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, परामर्श की सेवाएं कब ली जाती है? बचपन में, युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, जीवन में कभी भी।
तो प्रौढ़ावस्था में। परामर्श की सेवाएं प्रौढ़ावस्था में ली जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। भारत में यूनिसेफ के सहयोग से राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान कब शुरू किया गया था? तो प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर है 1990। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 1990 में यूनिसेफ द्वारा भारत में टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, UNFPA के आंकड़ों के अनुसार 15 से 64 वर्ष के मध्य आयु की विश्व जनसंख्या में प्रतिशत कितनी है? जो ये आंकड़ा दिया गया है उसमें 15 से 64 वर्ष के मध्य में विश्व में इस आयु के कितने लोग हैं, इसकी जनसंख्या कितनी प्रतिशत है, वो आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 65%। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। निम्न में से किसका प्रयोग करने से ज्ञान की स्मृति सबसे प्रभावशाली होती है? श्रव्य साधनों द्वारा, दृश्य साधनों द्वारा, दृश्य और श्रव्य साधनों द्वारा, व्यवहारिक अनुभव द्वारा। तो प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर है व्यवहारिक अनुभव द्वारा ज्ञान की स्मृति सबसे प्रभावशाली होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से किसमें लौह तत्व नहीं पाया जाता है? साबुत दालों में, मांस में, हरी पत्तेदार सब्जियों में और दूध में। तो प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर साबुत दालों में लौह तत्व नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 है, जल की शुद्धि के लिए किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? जल को शुद्ध करने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल। तो 14 का सही आंसर पोटेशियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। जल की शुद्धि के लिए पोटेशियम सल्फेट नामक रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम, सल्फर, पोटेशियम या फिर लोहा। हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने के लिए किस खनिज पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो 15 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम। दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 16 पहले देख लेंगे, इसका कूट सहित प्रश्न है तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाले लक्षण निम्नलिखित हैं। सममित, डर्मेटाइटिस, जिंजीवाइटिस, एडीमा, घाव को देर से भरना या फिर ऑप्शन 5 है रुधिरांक रक्तस्राव। इसमें कूट दिया है कि इन सब में कौन सा ऑप्शन सही होगा। 1, 2 और 4, 2, 4 और 5, 2, 3 और 4, 2, 3 और 5। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर 2, 3 और 5। जिंजीवाइटिस, एडीमा और रुधिरांक स्राव, जो कि एस्कॉर्बिक एसिड से कमी होने पर ये तीनों लक्षण दिखाई देते हैं, 1, 3 और 5। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। सामाजिक परिवर्तन प्रायः हुआ करते हैं सतत, अकस्मात, हिंसात्मक और निरर्थक। तो सामाजिक परिवर्तन कब होता है? सतत भी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 18। गर्भ में शिशु के शरीर पर कैसा रक्षार्थ पदार्थ रहता है? पतला, चिकना, मोम सदृश चिकना पदार्थ, पानी जैसा ठंडा या पतला या फिर कोई नहीं। तो 18 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोम सदृश चिकना पदार्थ। मोम जैसे चिकना पदार्थ गर्भ में शिशु के शरीर पर एक रक्षार्थ पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19। डिम्ब ग्रंथि का कार्य क्या होता है? तो डिम्ब ग्रंथि का कार्य होता है सोमेटोपिक का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा।
ट्रोपिक का निर्माण करना, जो कि डिम्ड ग्रंथि का मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 का क्लोस्ट्रीडियम ब्यूलिज बाट्यूलिज्म के कारण भोजन विषाक्त संचारित होती है। क्लोस्ट्रीडियम बाट्यूलिज्म के कारण भोजन का विषाक्त संचारित होती है। तो इसका सही आंसर है 20 नंबर का, निम्न में मध्यम अम्लीय भोजन पदार्थों में उत्पादित विषाक्त पदार्थ द्वारा, विशेषतः डिब्बाबंद भोजन पदार्थों में। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। विरामा अवस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा है। आधारभूत उपापचय, कैलोरी, जूल, कैलोरीमेट्री। तो 21 नंबर का सही आंसर है कैलोरी। विरामावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा कैलोरी में होती है। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, जब भोजन सीधे नसों में दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो जब भोजन सीधे नसों में दिया जाता है तो नासा जठर पोषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। जब भोजन को सीधे नसों में दिया जाता है तो नासा जठर पोषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 23, फिर कूट वाला प्रश्न है यहाँ पे। निम्न में से कौन से पोषण के अभाव रोग नहीं है? जीरोप्थेलीमिया, डिस्लिम्पेडीमिया, या फिर ऑस्टियोमालेशिया, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कैटोमेलेशिया, या फिर ओनोरेक्सिया नर्सोवा। इसमें से कौन सा है जो पोषण के अभाव से रोग नहीं होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, जीरोथेलिज्मिया और कैटोमेलेशिया, जो कि पोषण के अभाव में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए और सी से हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए और सी दोनों। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा में दहेज को परिभाषित किया गया है? तो 24 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धारा 4 में। धारा 4 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 25, अंतःपीढ़ी संघर्ष के आशय क्या हैं? अंतःपीढ़ी संघर्ष का आशय होता है दो जातियों के मध्य संघर्ष। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 26, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में सर्वाधिक गरीबी राज्य कौन सा है? तो बिहार अगर ऑप्शन में है तो बिहार सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में उत्तर प्रदेश को माना गया है। और शिक्षा में बिहार है, गरीबी में भी है, लेकिन जो नीति आयोग का बहुआयामी सिद्धांत सूचकांक है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे मिशन परिवार विकास का संबंध किससे है? मिशन परिवार का संबंध है उच्च प्रजनन को कम करना। भारत सरकार द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है मिशन परिवार योजना विकास योजना, तो इसका संबंध है उच्च प्रजनन को कम करना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, जननांकीय संक्रमण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो जननांकीय संक्रमण को जीटी तिवार्थी ने परिभाषित किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, शैक्षिक परामर्शदाता नहीं कहलाते हैं शिक्षक, चिकित्सक, वकील या फिर धर्मगुरु? तो चिकित्सक, जो कि शैक्षिक परामर्शदाता नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 29 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 8,222 मिलियन। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो आंकड़ा जारी किया गया है उसमें वर्तमान में विश्व की कुल जनसंख्या है 8,222 मिलियन। ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा।
ये हो गए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लिंक को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा और ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 30 में से कितने ऑप्शन आपके आज सही हुए हैं। प्रश्न आज के कठिन थे, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के थे, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो जरूर आप लोग बताइए कि 30 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।